अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इससे लास्ट दो लेक्चर्स में, दो वीडियोस में आपने देखा है कि रेजिस्टर के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह से फ्लो करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एग्जैक्टली वही सारी प्रॉपर्टीज़ हमने फिर देखा कि अगर कैपेसिटर हो तो क्या क्या होगा। दोनों की फेजर डायग्राम्स भी बनाई, दोनों का फार्मूलाज भी पढ़े, दोनों में हमने ऑपोजिशन टू फ्लो का फार्मूला भी पढ़ा। उसमें रेजिस्टेंस है, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और दोनों फार्मूलाज में क्या फ़र्क है। फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कौन से किस्म के एसी के लिए ज़्यादा होती है, किस किस्म के एसी के लिए कम होती है, डीसी को क्यों नहीं फ्लो करने देता कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम देखते हैं इंडक्टर। ठीक हो गया। इंडक्टर बेसिकली क्या होता है, ये सिंपली एक सोलिनॉइड होती है, एक कॉइल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हम पढ़ चुके हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक इसीलिए पढ़ा है ताकि यहाँ पर आपके वो काम आए। सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक ऑल्दो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन चूंकि लेंजेज लॉ से रिलेटेड है तो इसलिए वहाँ पर भी पढ़ा देते हैं और अब आपके यहाँ पर भी काम आएगा। वहाँ पर अगर आपको याद हो, हमने अभी सुपर लेक्चर में भी डिस्कस किया कि जब करंट इंक्रीज हो रहा होता है एक कॉइल में से, तो उस वक्त क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह की होती है कि उसकी डायरेक्शन उसी करंट को अपोज करती है। और जब करंट डिक्रीज हो रहा होता है तो उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो उस ओरिजिनल प्राइमरी करंट को सपोर्ट करती है। बाद में दोबारा नहीं दोहराता, लंबा काम हो जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर जो है अप्लाई करने वाले हैं। हमने सेल्फ इंडक्शन में जो फार्मूला पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ का, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो भी यहाँ पर यूज होगा। सो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये चीज़ तो हम जानते हैं। तो करंट किस तरह से वेरी करेगा, करंट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वेरी करेगा। इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू पीक करंट मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, या पीक करंट मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमें ये जानना है कि इस इंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दूं तो ये वोल्ट मीटर मुझे इसके अक्रॉस की पोटेंशियल ड्रॉप की क्या रीडिंग देगा। तो वो वोल्ट मीटर हिलता रहेगा यूँ बार बार, पॉजिटिव जाएगा जीरो पर, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, यानी कि वेरिइंग वोल्टेज होगा, ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। लेकिन किस हिसाब से, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ है, बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, दैट इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो बेसिकली इस सोर्स की ईएमएफ को अपोज करेगी। ठीक हो गया। अब सोर्स की इसी ईएमएफ को अपोज करने वाली ईएमएफ सपोज अगर 15 वोल्ट है, तो करंट को फ्लो करवाते रखने के लिए चाहिए, ये जरूरी है कि सोर्स की भी ईएमएफ 15 वोल्ट ही हो। यहां पर मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिख रहा हूं सोर्स की वोल्टेज। अब जैसे जैसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ 15 से 14 होगी, ये भी 15 से 14 हो जाएगी। सप्लाइड वोल्टेज 14 से 13 होगी, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 14 से 13 हो जाएगी। साफ जाहिर है, आप जितना करंट ड्राइव करेंगे, जितना ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा, उतना ज़्यादा ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। तो ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। जिस तरह से हमने मोशनल ईएमएफ में अभी सुपर लेक्चर में ये बात डिस्कस की है कि आप कंडक्टर को इस तरफ मूव करवाते हैं, कंडक्टर की अगर वेलोसिटी बढ़ा दें, उसमें से करंट बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो आपको अपोज कर रही है वो भी बढ़ जाएगी। आपकी फोर्स वैसे बैलेंस्ड की बैलेंस्ड ही रहेगी। ठीक है ना। तो आपकी जो फोर्स है उस मोशनल ईएमएफ वाले कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स उसको बैलेंस करके रखती है। तो यहाँ पर अब कुछ मोशन में तो नहीं है, जहाँ पर ये वोल्टेज का चक्कर है कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जितनी होगी, ये सोर्स की ईएमएफ भी उसी हिसाब से ही वेरी करती है। सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे वेरी करती है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बस आपने यही याद रखना है। बाकी इस कॉम्प्लेक्सिटी में अगर नहीं भी समझ आती तो डोंट वरी, इसका कहीं पर यूज नहीं है। आई जस्ट वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट कि ये चीज बेसिकली डिस्कस क्या हो रही है। सो हमने करंट की वेरिएशन देखी, हमने देखा करंट के जो फार्मूला है वो साइन फंक्शन है। देखिए इसमें साइन आ रहा है, तो करंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, एक साइन कर्व बनेगा ऑब्वियसली। अब वोल्टेज का कैसा बनेगा, यहां पर आप देखिए वोल्टेज इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, यानी कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसकी जो स्लोप होगी दैट विल बी बेसिकली डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, इसकी स्लोप। तो इससे लास्ट वीडियो में मैं यही बात कर चुका हूं। हमने वहां पर क्या बनाया था, हमने वहां पर चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया था और हमने कहा था कि करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है इस चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप के, Q ओवर T के। तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फिर एक कोसाइन कर्व बना था, राइट। तो वही केस अब यहां पर है, लेकिन अब यहां पर करंट और वोल्टेज के हिसाब से है। करंट का साइन कर्व है इस
करंट वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप इज आई ओवर टी या डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, और हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज की वेरिएशन है वो अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी है। तो मैं अगर वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा इसी के ऊपर, तो वो मुझे मिलेगा एक कोसाइन कर्व। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन नहीं है, इसको हम क्लीन आगे ड्रॉ करते हैं। मतलब कहने का ये है कि करंट वेरीज साइनोसॉइडली एंड वोल्टेज वेरीज कोसाइनोसॉइडली। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने ये बात अखज़ की है। जिस तरह से चार्ज के केस में हमने यहाँ से ये बात डिस्क्राइब की थी कि चार्ज का अगर साइन है तो उसकी स्लोप के मुताबिक वो वेरी होता है, तो इसलिए उसका कर्व कोसाइनोसॉइडली होगा। अब उसकी स्लोप के मुताबिक अगर वो वेरी होता है तो उसका कर्व कोसाइनोसॉइडली क्यों होगा, ये हर एक पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करके इससे लास्ट वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी तो वहाँ पर आपको उसको जाके देखिए, वही सारी चीज़ें यहीं पर अप्लाई आपने करनी है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा है। ठीक है, तो कंक्लूजन पर हम डायरेक्टली आते हैं। बेसिकली वो ये है कि करंट का जो ग्राफ है वो आपके लिए एक साइन कर्व है। ये बिल्कुल एक साइन कर्व ड्रॉ कर दिया हमने। जब हम वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि वोल्टेज का जो ग्राफ है वो एक कोसाइन कर्व है, इस तरह से जो स्टार्ट मैक्सिमम से होता है। तो अगर आपको किसी इंस्टेंट पर करंट फाइंड करना है तो आप साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अगर आपको वोल्टेज किसी पॉइंट पर मालूम करना है इंस्टेंटेनियसली, तो आप कोसाइन वाला का जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, आप कहेंगे मैक्सिमम वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कोसाइन कर्व और साइन कर्व की यही प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब जब साइन कर्व 0 पर होता है तो कोसाइन कर्व मैक्सिमम पर होता है, जब जब साइन कर्व मैक्सिमम पर होता है तो कोसाइन कर्व 0 पर होता है। ये सारे के सारे हमेशा इस हिसाब से एट ऑल इंस्टेंट्स इसी तरह से वेरी कर रहे हैं। इसीलिए इसके पीछे आपको ग्रिड दे दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ एक्स एक्सिस को हिट कर रही है, कहाँ पर कौन सी चीज़ मैक्सिमम वाले पॉइंट को हिट कर रही है। अब यही सारी चीज़ें समराइज कर लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। बेसिकली वो आप कर लेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द करंट वेरीज साइनोसॉइडली, अगेन ये बात कर चुके हैं हम। वोल्टेज वेरीज कोसाइनोसॉइडली, वोल्टेज का कोसाइन कर्व है। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्रीज, जब ये 0 है तो वोल्टेज उस वक्त 90 डिग्रीज पर था, तो वोल्टेज लीड कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा इसका इस तरह से, तो मैं कहूंगा वोल्टेज जो कि ब्लू थी वो 90 डिग्री पर है, एट द सेम पॉइंट करंट जो कि येलो था वो 0 डिग्री पर है। सो करंट अब यहाँ पर लैग कर रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने जब एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ा था तो वहाँ पर करंट लीड कर रहा था, वोल्टेज लैग कर रही थी। तो यहाँ पर उल्टा केस है, लेकिन फेज डिफरेंस वही 90 डिग्री का ही है। तो ये आपको एक एडिशनल चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि किस में क्या चीज़ लीड करती है, किस में क्या चीज़ लैग करती है। ये आखिरी टाइम तक कभी कभार भूल जाता है। ठीक है, द ऑपोजिशन टू करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। अगेन यहाँ पर भी हम उसको रिएक्टेंस ही कहते हैं, लेकिन अब ये रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है, या इसको हम कह देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। इंडक्टिव रिएक्टेंस अब इसको XL से शो किया हुआ है। इंडक्टेंस के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए L यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी L वाला है। अगेन VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, जिस तरह से वहां पर था इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले में आप देखें अब ये ओमेगा L है, C नहीं है, यहाँ पर ओमेगा L है। वहां पर 1 ओवर ओमेगा C था, और इसी को खोल के लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई FL। अब यहां पर देखें इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा L, या इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई f टाइम्स L। तो आप देखें इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अगर मैं AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन बढ़ा दूं तो इंडक्टर उसको ज्यादा अपोज करेगा। क्यों? अब यहां पर क्यों का सवाल, जिस तरह हमने कैपेसिटेंस में कहा कि करंट की वेरिएशन बेसिकली सपोर्टिव है टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कैपेसिटर। वोल्टेज जितनी ज्यादा वेरी करेगी, जितनी ज्यादा जल्दी वेरी करेगी, कैपेसिटर उतना ज्यादा फ्लो करता है। क्योंकि कैपेसिटर में से जो फ्लो का फिनोमिना था, वो जो कंसेप्चुअल बेस हमने बनाई थी कि कैपेसिटर में से विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्यों फ्लो करता है करंट, उसकी बेस ही यही थी कि क्योंकि चार्ज इसलिए वेरी करता है क्योंकि वोल्टेज ही वेरिएशन वाली दे रहे हैं आप, तो ज्यादा वेरिएशन वाली देंगे, ज्यादा आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, यहां पर यूं है कि हमने जब बात की थी, हमने कहा था कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेरिएशन ऑफ करंट। बैक EMF जिसको हम कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन में भी हम ये बात कर चुके हैं, वो अपोज करती है ओरिजिनल EMF को। तो अगर वेरिएशन का रेट बढ़ा देंगे, पहले वो 1 सेकंड में 10 बार वेरी कर रही थी, अब उसी 1 सेकंड में 100 बार वेरी कर रही है,
इस सोर्स की ईएमएफ, तो ऑब्वियसली आप जल्दी करंट को बढ़ाएंगे, जल्दी करंट को कम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बढ़ा और कम रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीज डिक्रीज ज़्यादा हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज़्यादा हो गया है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ जो ओरिजिनल ईएमएफ को अपोज करती है वो ज़्यादा होगी, तो ये इंडक्टर ऐसे करंट को ज़्यादा अपोज करेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर वो सेल्फ इंडक्शन वाला आपका कॉन्सेप्ट लगता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, तो ये इंडक्टर ज़्यादा बैक ईएमएफ शो करेगा इस प्राइमरी ईएमएफ के अगेंस्ट, अगर इस प्राइमरी ईएमएफ का आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, यानी कि फिर ये जल्दी जल्दी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। इसको हम फैंसी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि जी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। सो अगर 50 हर्ट्ज का एसी है तो वो ज़्यादा अपोजिशन फेस करेगा एज कंपेयर टू 10 हर्ट्ज के एसी के। मज़ीद कम कर दूं मैं, 9 हर्ट्ज का एसी ज़्यादा आसानी से गुजर जाएगा इंडक्टर में से, 1 हर्ट्ज का एसी ज़्यादा आसानी से गुजर जाएगा इंडक्टर में से। अगर मैं 0 हर्ट्ज कर दूं, यहाँ पर F की जगह 0 आ जाएगा इस फार्मूले में, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी 0 हो जाएगी। तो 0 हर्ट्ज का क्या मतलब है? DC डायरेक्ट करंट है जो वेरी कर ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि डायरेक्ट करंट अगर फ्लो करवाएंगे आप इंडक्टर में से तो इंडक्टर उसको अपोज नहीं करता, सुकून से बिल्कुल स्मूथली वो करंट फ्लो करेगा। आप जब वेरिएशन देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्रोड्यूस कर देंगे, उसमें फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा, तो अब उसने फिर उसको अपोज करना है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट करंट फ्लो करवाते हैं उस कॉइल में से तो डायरेक्ट करंट है वो तो कांस्टेंट रह रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं हो रही, बैक ईएमएफ है ही नहीं, अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, तो उसके लिए उसकी रिएक्टेंस 0 है। ठीक है, इसका मतलब है, अगेन हम इसको वो कर लेते हैं, कंपेयर अगर कर लें तो हम कहेंगे कि अगर एक कैपेसिटर है उसको ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला दोगे अगर करंट, तो वो उसको अच्छे तरीके से फ्लो करवाएगा। अगर इंडक्टर है उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला करंट दोगे वो अच्छे तरीके से फ्लो नहीं करवा पाएगा, उसको लो फ्रीक्वेंसी वाला करंट दो वो उसको कम अपोज करेगा। इसी तरह से अगर इंडक्टर को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला करंट देंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एसी देंगे, उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस उसके लिए ज़्यादा है। कैपेसिटर को लो फ्रीक्वेंसी वाला एसी देंगे तो उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसके लिए ज़्यादा है। डीसी फ्लो ज़्यादा बेहतर तरीके से इंडक्टर में से करता है, जबकि डीसी कैपेसिटर में से अगर फ्लो करवाओगे तो वो उसको रोक देगा। कैपेसिटर के लिए उसकी अगर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है फॉर डीसी वो इन्फिनिटी होती है। ठीक हो गया, ये सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ये जहन में रखें, इस पे हम एमसीक्यू आपको बना के देंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद नेक्स्ट आपने लेक्चर लेना है, ये क्विज़ करें इंशाल्लाह, इसको अच्छे तरीके से आप कवर कर लेंगे। आई होप अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है वो कल है, कल आपके लिए बहुत फ्री दिन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पता है, छोटा सा लेक्चर होगा, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपना फ्लूइड डायनेमिक्स वाला चैप्टर। ठीक हो गया, तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो, मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए, खुदा हाफिज़।